नमस्कार आप सभी दर्शकों का, हमारे साहित्यकार मित्रों का, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अधिकृत समूह में आप सभी का स्वागत है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद का आज बहुत ही गौरव का विषय है कि आज हमारे बीच में एक वरिष्ठ साहित्यकार, मेरे अपने पुराने मित्र श्री अनिल जोशी जी, जो कि हमने साहित्य परिषद में बहुत लंबे समय एक साथ काम किया। 90 के दशक में अनिल जोशी जी अखिल भारतीय साहित्य परिषद दिल्ली के आप संगठन मंत्री हुआ करते थे। मैंने भी उनके साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं उनके साथ संयुक्त महामंत्री हुआ करता था दिल्ली का। जीत सिंह जी हमारे संरक्षक हुआ करते थे, तो वहां उस समय हमने अनेक कार्यक्रम दिए। मैं परिचय देने के लिए मैं अधिकृत इसलिए नहीं हूं क्योंकि नीलम राठी जी परिचय देंगी, तो उससे सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले जो हमारा सहयोगी संगठन है युवा आयाम गुजरात, उसके बारे में 2 मिनट के लिए मैं विकास भानुशाली, जो हमारे युवा साहित्यकार हैं, और 2 मिनट के लिए युवा में आयाम के बारे में जानकारी। विकास। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार अनिल जी, आपका स्वागत है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद युवा आयाम गुजरात प्रांत, जो हमारा सहयोगी। हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद युवा आयाम गुजरात प्रांत अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ही एक नई इकाई है, जिसमें बहुत सारे युवा साहित्यकार, युवा वाचक सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पिछले 100 दिनों से हम फेसबुक लाइव की 3 श्रेणियां चला रहे हैं, जिनका नाम है ग्रंथ गोष्ठी। ग्रंथ गोष्ठी में हम जो युवा साहित्यकार है, युवा वाचक है, वो जो भी ग्रंथ का पठन करते हैं, जो भी पुस्तक पढ़ते हैं, उसके बारे में ग्रंथ गोष्ठी करते हैं। दूसरा कार्यक्रम है विमर्श। विमर्श के कार्यक्रम में विविध विषयों को लेकर चर्चा होती है, विमर्श होता है। और तीसरा सर्जक के साथ संवाद। इस कार्यक्रम में विविध सर्जकों से हम संवाद करते हैं, वो अपनी कृतियों का दर्शन करवाते हैं हमें। ऐसी 3 श्रेणियां हम अखिल भारतीय साहित्य परिषद युवा आयाम के फेसबुक पेज पे हम चला रहे हैं। और आज 3 लाख से भी ज्यादा व्यूअर्स हमने उस पेज पे क्रॉस कर दिए हैं, जो काफी अच्छी बात है अखिल भारतीय साहित्य परिषद युवा आयाम के बारे में। और युवा आयाम हमारे साहित्य परिषद के इस पेज पे भी, इस ग्रुप समूह में भी एक्टिवली काम कर रहा है। और विविध कार्यक्रमों में जहां भी सहायक भूमिका निभा रहा है। हमारे यहाँ पे युवाओं की टीम है, वो टीम साहित्य को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। आज की युवा पीढ़ी तक साहित्य की विविध कृतियां पहुंचाने का कार्य करती है, और ऐसे ही आगे कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद विकास भानुशाली जी। अब मैं कार्यक्रम में हम अनिल जोशी जी के साथ हम सारी बातचीत रखना चाहते हैं। तो मैं अनिल जोशी जी के विस्तृत परिचय के लिए अपनी अखिल भारतीय साहित्य परिषद दिल्ली प्रांत की संयुक्त महामंत्री डॉक्टर नीलम राठी जी से आग्रह करता हूं, श्री अनिल जोशी जी का विस्तृत परिचय देने की कृपा करें। आप भारतीय राजनयिक एवं विदेश नीति के अधिकारी विद्वान हैं। प्रवासी साहित्य के गंभीर अध्येता के रूप में आपकी पहचान सुस्थापित है। हिंदी अनुवाद, निबंध, लेख, नाटक, कविता, समीक्षा, ब्लॉग लेखन आदि क्षेत्रों में आपकी महती उपलब्धि है। अनिल शर्मा जी केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग आदि संस्थाओं में भी आपने महत्वपूर्ण कार्य किया है। आपके लेखन की बात करूं तो मोर्चे पर नींद कहाँ है, धरती एक पुल
और प्रवासी लेखन, नई जमीन नया आसमान जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें आपने लिखी हैं। आपकी जो धरती के पुल पुस्तक है, ये ब्रिटेन के प्रवासी 23 लेखकों की इसमें कविताएं संकलित हैं। ब्रिटेन में हिंदी की कविता की बात कहां से करें? भारत में हिंदी कविता के क्या मायने हैं? भारत से बाहर उसके क्या मायने हैं? जब हिंदी के ही मायने बदल जाते हैं तो हिंदी कविता के मायने तो बदलेंगे ही। भारत से बाहर बैठे हिंदी के लेखक की रचनाओं में हम क्या ढूंढते हैं? क्या हमें ढूंढना चाहिए उसकी कविता हिंदी में है, इतना ही पर्याप्त है, या प्रवासी हिंदी कविता के कुछ अलग मायने हैं? कितने वर्ष विदेश में बिताने के बाद किसी कवि को अप्रवासी कवि मान लिया जाए? या जैसे आपने उदाहरण के रूप में उसमें बात की है सत्येंद्र श्रीवास्तव जी की और तेजिन शर्मा जी की। सत्येंद्र श्रीवास्तव जी लगभग 4-5 दशक पहले जब आपने ये पुस्तक लिखी, उस समय की बात मैं कर रही हूँ, ब्रिटेन में चले गए थे, जबकि तेजिन शर्मा जी उस समय उनको वहां पहुंचे हुए 4-5 वर्ष ही हुए थे। उनके तुलनात्मक बात करते हुए भी इन सब प्रश्नों को आपने अपने उस पुस्तक में उठाया है और महत्वपूर्ण 23 ब्रिटेन के लेखकों की कविताओं का उसमें संकलन किया है। आपकी और अधिक महत्वपूर्ण पुस्तक मुझे लगता है प्रवासी लेखन, नई जमीन नया आसमान। इसमें आपने प्रवासी जगत के समकालीन मुद्दों पर लेखन किया है। यह पुस्तक 6 खंडों में विभाजित है। पुस्तक के सरोकार खंड में आपने प्रवासी समाज, संस्कृति, भाषा और संस्कृति जैसे मुद्दों की गहराई से आलोचनात्मक पड़ताल की है। यह संवेदनशीलता के साथ कुछ प्रश्नों को भी उठाती है। कुल मिलाकर यह पुस्तक प्रवासी साहित्य का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वर्तमान प्रवासी रचनाकार और उनकी रचनाओं पर एक सार्थक और रचनात्मक गंभीर टिप्पणी आपकी इस पुस्तक में है। अनिल जी, इस पुस्तक के विषय में सुषम वेदी जी जिसने की इसकी भूमिका लिखी है, उसने आपका एक बहुत महत्वपूर्ण परिचय भी इसमें भूमिका में लिखा है। उन्होंने लिखा है इंग्लैंड से ही कहीं प्रवासी साहित्य का कारवां निकला और हिंदी साहित्य के आसमान में गुबार की तरह फैल गया, जिसका समर्थन भी हुआ और विरोध भी। अनिल जी क्योंकि उस समय इंग्लैंड में ही पोस्टेड थे, उन्होंने प्रवासी लेखकों का संघर्ष देखा और वे भी इस संघर्ष से जुड़ गए। तो क्योंकि मुझे लगता है कि उस संघर्ष से जुड़े, उस संघर्ष को आपने नजदीक से देखा, यही कारण है कि सरोकार खंड में उन सब समकालीन मुद्दों पर उन सब सरोकारों से आपने वाबस्ता किया है, उन सब सरोकारों पर आपने लेखनी चलाई है। इसीलिए प्रवासी लेखन, अब इस पर भी प्रश्न उठा कि प्रवासी लेखन को रियायत मिलनी चाहिए क्या, क्योंकि यह हिंदी देशों में हिंदी भाषा को लेकर लिखने वाले कवियों की बात थी। इस पर आप जो है आपकी जो भूमिका लेखिका है, उन्होंने कहा कि मैंने भी विरोध किया और इस बात पर फिर सिरे से जो है आलोचना आपकी बात के बाद वहीं थम गई। इसके बाद आलोचना खंड में अनिल जी ने प्रवासी साहित्य को लेकर समय समय पर उठे सभी सवालों को अपनी कलम से समेट लिया है। यहाँ तक कि प्रवासी नाम को लेकर भी जो लंबी बहस, जो लंबी चर्चा चली थी, उस पर भी आपने अपने लेखन के माध्यम से नाम बनाने के लिए आपने साफ लिखा कि पहले प्रवासी लेखकों ने ये नाम बनाने के लिए शोर मचाया और जब ये नाम बन गया तो आपका ये भी कहना है कि तब इन प्रवासी लेखकों ने ही शोर मचाया कि हमें अलग से नाम क्यों दिया जा रहा है, हमें मुख्य धारा में ही क्यों नहीं मानते। इस पर आपने जिस बेबाकी से अपनी कलम चलाई वो वास्तव में अतुलनीय है। अनिल जी क्योंकि खुद लंदन के प्रवासी थे, उस दृश्य का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने ब्रिटेन के लेखकों की विशेष चर्चा की है। खास बात यह है कि इस पुस्तक में अनिल जी ने जिस बात पर जोर दिया है वो उस समय का, जब ये पुस्तक लिखी गई थी, मुझे लगता है कि सबसे चर्चित विषय था कि प्रवासी लेखकों की श्रेणी में यूरोप और अमेरिका के ही लेखकों को माना जाए, या आपने दो उसके वर्गों का विभाजन किया कि ऐसा नहीं है कि उन्हीं को माना जाए, बल्कि जो मॉरिशस, फिजी, जो
गिरमिटिया देश हैं उनके लेखकों को भी प्रवासी साहित्य का हिस्सा माना जाना चाहिए। आपके सरोकार खंड में प्रवासियों के सरोकार हैं, आपके साक्षात्कार खंड में कुछ लेखकों के साक्षात्कार हैं, कहानी और कविता के भी अलग अलग खंड हैं। आपकी जो इस पुस्तक की जो कहानी खंड है वो मुझे लगता है वो बहुत ही विशेष उपलब्धिपूर्ण है। कारण ये कि आपने प्रवासी लेखन में जो जिन कहानियों का चयन किया है वो कहानियां बेमिसाल हैं, वो कहानियां बेहद सूझबूझ के साथ चयनित की हैं और उसके साथ साथ जो आपने उस पर समीक्षा लिखी है तो ऐसा लगता है कि जैसे कहानी और आलोचना दोनों जो है एक साथ एक दूसरे से जुड़ गई है। वो जो आपने उनका सांगोपांग विश्लेषण किया है वह वास्तव में दुर्लभ है। अनिल जी, यह पुस्तक समय समय पर प्रवासी साहित्य के अलग अलग मुद्दों पर जो आपने लेख लिखे वे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अनिल जी एक साहित्यकार के रूप में विवादास्पद विषयों पर बचने की कोशिश नहीं करते। वो बड़े साहस, तर्क और तथ्यों के साथ वस्तुनिष्ठता के साथ अपनी बात रखते हैं। अनिल जी एक प्रशासक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इनकी यही बड़ी खूबी है जो इन्हें बाकी सभी प्रशासकों से अलग करती है। देश विदेश में हिंदी का प्रचार प्रसार आपका जुनून रहा है। आपने अक्षरम की स्थापना की, अक्षरम के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों का विश्व भर में प्रचार प्रसार किया, जो कि हिंदी के प्रचार प्रसार में सरकार के बाद यदि कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम किसी ने किया है तो वो अनिल जी ने किया है। इनका यही विजन और अनुभव विश्व भर के हिंदी सेवियों के लिए अनुकरणीय है। इनके पास एक अच्छे मानव की आशावादी दृष्टि है, संवेदनात्मक भावाभिव्यक्ति है, संकल्पशीलता है, परिपक्वता है और व्यापक जीवन दृष्टि है। हम आपके बहुत बहुत आज अपने इस पटल पर स्वागत करते हैं। आपका एक विशाल जीवन, आपका एक विस्तृत जीवन परिचय आपको हम सब के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व प्रदान करता है। आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद नीलम जी। ईमानदारी से अगर कहूँ तो जितना परिचय मेरा अनिल जी से 3 दशकों का है, आपने तो पूरा जिसको बोलते हैं ना कि ज्योतिषाचार्य की तरह आपने अनिल जी की पूरी 36 गुणों वाली वो मिलने वाली कुंडली निकाल के रख दी। लेकिन खैर बहुत अच्छा आपने विस्तृत परिचय दिया और अब हम शुरू करते हैं सर्जिक से संवाद अनिल जोशी जी के साथ। अनिल जोशी जी का कई अलग अलग संगठनों में मेरा उनसे कार्य हमने एक साथ मिलकर कार्य किया है और संगठन में भी कार्य किया है, कई अनेक कार्यक्रमों में शामिल रहे हैं। आप अब परिचय क्योंकि मैं अगर दूंगा तो वो समय का खराब करने वाला विषय है, क्योंकि अनिल जोशी जी का नीलम जी ने बहुत अच्छा विस्तृत परिचय दे चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं अनिल जोशी जी के साथ। आइए अनिल जोशी जी से हम मिलते हैं। अनिल जोशी जी अखिल भारतीय साहित्य परिषद के पटल से आज हम आपसे कुछ आपके मन की बात करेंगे, अपने साहित्य की बात करेंगे, आपके साहित्य की बात करेंगे, आपके सृजन के बारे में बात करेंगे। अनिल जी, क्योंकि आपका जो प्रारंभ एक साहित्यकार के रूप में, एक हिंदी सेवी के रूप में जो प्रारंभ हुआ, आप भाषा आंदोलन से के प्रारंभ काल से जुड़े रहे और भाषा आंदोलन एक समय बहुत ही ज्वलंत विषय रहा। भाषा आंदोलन ने कई उतार चढ़ाव देखे, उसमें आपकी किस प्रकार से भूमिका थी, किस प्रकार से आपकी सक्रियता थी, आप भाषा आंदोलन से किस प्रकार जुड़े? अनिल जी। धन्यवाद प्रवीण जी, आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए और अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए सबसे पहले तो मैं नीलम राठी जी का धन्यवाद करता हूं कि इतना
विस्तृत परिचय दिया। जिससे प्रवीण जी कह रहे हैं, मुझे खुद भी कई पक्षों का स्वयं भी मालूम नहीं था जिनका उन्होंने उल्लेख किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने जो मेरी पुस्तक है प्रवासी लेखन नई जमीन नया आसमान, उसको विस्तार से पढ़ा। और एक रचनात्मक लेखक के लिए ये बड़ी खुशी की बात होती है, जैसे इन्होंने कहानी खंड की बात की, तो उन कहानियों की समीक्षा लिखते हुए मुझे जितना जितना गहरा डूबकर मैंने लिखा था, आज जब नीलम जी ने उसका उल्लेख किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो समीक्षाएं जो मैंने एक रचनात्मक समीक्षाएं की थी जो उन तक पहुंची, और बाकी भी जो प्रवासी साहित्य के विश्लेषण में मेरी जो भूमिका रही है उसको भी उन्होंने अच्छे से रेखांकित किया। बहुत धन्यवाद। मैं सामाजिक कामों से बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि शिशु काल से बाल्यकाल से ही जुड़ गया था। और उत्तर भारत में एक विषय है ही कि जब हम सामाजिक उसकी बात करते हैं, अलग अलग जो समस्याएं हैं, जैसे मेरी किताब एक प्रकाशित हुई थी, मेरा जो पहला काव्य संग्रह, उसका नाम था मोर्चे पर। तो मोर्चे पर की एक कविता है कि पहला मोर्चा भाषा का है। तो मतलब अगर हम सामाजिक समस्याओं की या चुनौतियों की बात करते हैं तो पहला मोर्चा भाषा का है। देखिए 1967 के आसपास जब राम मनोहर लोहिया जी थे तो ये आंदोलन भाषा का शुरू हुआ और बहुत पूरे देश में उसकी बहुत बड़े स्केल पर ये शुरू हुआ। और जो बाद में बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हुए, मुलायम सिंह यादव और ये सब लोग जो है उसी आंदोलन से निकले हुए लोग थे, जनार्दन मिश्र, परंतु वैदिक जी। और उसके बाद ये आंदोलन एक तरीके से काफी समय तक बीच में एक तरीके से थम गया था। और जो 90-80 के दशक का जो अंत था उसमें 2-3 युवा आंदोलन हुए, जिसमें एक तो संघ लोक सेवा आयोग के सामने पुष्पेंद्र चौहान, राजकरण सिंह, ये लोग धरना, जिसको विश्व का सबसे लंबा धरना कहा गया, और दुर्भाग्य है कि हमारे देश में अपनी ही भाषाओं के लिए सबसे लंबा धरना करना पड़ा। साथ ही श्यामरुद्र पाठक थे जो IIT में इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने भी धरना और भूख हड़ताल, आमरण अनशन जैसा किया। शास्त्री भवन में वो बैठे थे। तो चूंकि हमारे सामाजिक सरोकार थे और सामाजिक दृष्टि से तो जो हमारे सारे संगठन हैं, जैसे जिक्र किया साहित्य परिषद, संस्कार भारती और संघ, इन सब से हम जुड़े हुए थे, तो उन सब संगठनों में भी भाषा का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मेरी, क्योंकि मैं वहां पर शाहजहां रोड पर ही मेरा कार्यालय था जब मैंने सरकारी नौकरी ज्वाइन की, तो मैं सीधा सीधा तो नहीं, मतलब धरने पर तो नहीं मैं बैठ सकता था, परंतु उस धरने का संयोजन, क्योंकि वहीं पर हम 10 कदम बाहर ही वो टेंट लगा हुआ था, पुष्पेंद्र चौहान थे, राजकरण सिंह थे, तो हमने एक संगठन बनाया, भारतीय भाषा संगठन, और उसका मैं संयोजक। वो जो धरना चला उसमें जो संयोजन का काम है वो सारा मैंने लिया। उस समय वैदिक जी भी सक्रिय थे, उन्होंने एक इंदौर में बहुत बड़ा सम्मेलन किया था जिसमें 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया था, मैं उस सम्मेलन में भी था। तो वो जो एक काल था जिसमें उस समय एक सतीश चंद्र कमेटी बनी थी संघ लोक सेवा आयोग में, भारतीय भाषाएं हो या ना हो उसको लेकर, तो उस कमेटी को भी मैं मिला था सांसदों के साथ। और उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मुझे याद है कि उस समय में जब सतीश चंद्रा जी ने मुझसे पूछा उस कमेटी के अध्यक्ष के नाते कि आप बताइए कि आप चाहते हैं कि हिंदी और भारतीय भाषाएं उच्च शिक्षा में हो, आप बताइए कौन कौन से कॉलेज में या विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, आपके पास कोई डाटाबेस है क्या? तो उसके उत्तर में मैंने उनको कहा था कि देखिए आप गलत सवाल कर रहे हैं, आप ये बताइए कि देश के नौजवान क्यों हिंदी और भारतीय भाषाएं पढ़ें अगर आप संघ लोक सेवा आयोग में परीक्षाएं उसके माध्यम से नहीं लें। अगर उनका कैरियर नहीं है तो उनको क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ेंगे, कोई भी व्यक्ति क्यों पढ़ेगा? तो मैं समझता हूँ उस बात का फिर असर हुआ और उन्होंने काफी हमारी बात को फिर गंभीरता से लिया। तो ऐसी बहुत सारे संस्मरण घटनाएं, आमरण अनशन हुआ था, पुष्पेंद्र चौहान संसद में कूद गए थे, और उस आमरण अनशन के समय में उस समय शायद कोई भी बड़ा राजनेता नहीं होगा, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी है, विश्वनाथ प्रताप सिंह है, लाल कृष्ण आडवाणी है, और भी जितने भी सब लोग उस धरना स्थल पर भी आए, सबसे बातचीत भी की। तो एक बहुत बड़ा लंबा एक ये रहा हमारा दौर जिसमें मैं भाषा आंदोलन से जुड़ा रहा, और आज भी जो मैं कर रहा हूं मैं उसको उसी का विस्तार मानता हूं। चाहे मैं विदेश गया या और भी कहीं स्थानों पर गया तो मेरी सदा दृष्टि एक भाषा के कार्यकर्ता वाली ही रही जो मुझे बचपन से मिली थी।
तो आज जो अगर केंद्रीय हिंदी संस्थान की बात है तो वहां पर भी मैं एक उसी कार्यकर्ता वाला, एक जिम्मेवारी वाला भाव लेकर ये काम करूं। अनिल जी, अगला मैं प्रश्न करूं, थोड़ा सा आप अपना वॉल्यूम को थोड़ा सा ये बढ़ा लीजिए। अनिल जी, भाषा आंदोलन से मुझे ध्यान है, क्योंकि भाषा आंदोलन का जो जहां पर इतना लंबा समय तक वो चला, भाषा आंदोलन का जो विषय वहां पर क्या बोलते हैं मंच बना हुआ था जमीन पर, मैं भी 2-3 बार वहां पर गया, तो उस समय चाहे वो हमारे निवर्तमान हमारे कवि हृदय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे ज्ञानी जैल सिंह जी हो, या ऐसा कोई प्रसिद्ध राजनेता जिसके हृदय में हिंदी को लेकर के एक भाव था सम्मान का, वो वहां पर आपके साथ बैठे। ऐसे ही जब बात भाषा आंदोलन की है, तो भाषा आंदोलन से जुड़े व्यक्ति के साहित्य में भाषा चेतना हो, ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। और मैंने खुद आपके अनेक पुस्तकें मैंने देखी है, और हम तो जानते हैं, साहित्य परिषद तो जानती है, लेकिन साहित्य परिषद के पटल से मैं अपने जितने भी दर्शक वर्ग हैं, साहित्यकार हैं, साहित्य प्रेमी, उनके लिए की ओर से ये मैं प्रश्न कर रहा हूं कि आपके साहित्य में भाषा चेतना किस प्रकार से है। अनिल जी, कृपया इस पर प्रकाश डालें। अभी मैंने यही जिक्र किया था कि मेरे चूंकि जो हम कर रहे होते हैं वही हमारे साहित्य में होता है कि जैसे कि मैंने कहा कि एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं मेरी, जो पहला मोर्चा भाषा का है उसमें। मैं इस बीच अपनी कविता अपनी बात करूं उससे पहले मैं हमारे बीच में ब्रिटेन से दिव्या माथुर जी, जया वर्मा जी, महाराष्ट्र से विजय प्रभाकर जी हैं, उनका भी वो अभी फिजी से भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, फिजी से भी लोग जुड़े हुए हैं। वो श्रीन प्रसाद, सारे जो आपका मॉरिशस में ग्रुप गया था, सारा वो वहां पर धीरे धीरे जुड़ रहा है। जी जी, शुक्रिया। एक पंक्ति है, हमारी भाषा सिर्फ वही हो सकती है जिसके शब्द हमने शब्दकोश में ना गुने हो। हमारी भाषा सिर्फ वही हो सकती है जिसके शब्द हमने शब्दकोश में ना गुने हो, बल्कि माँ के पेट में। क्योंकि भाषा है हमारे व्यक्तित्व की बुनावट, इसमें है सांसों की चाहत, हमारी धड़कनों की गर्माहट, अभिव्यक्ति की छटपटाहट। ये जुबां पर नहीं दिलों में रहती है, दिमागी तंतुओं में नहीं शिराओं में रुधिर सी बहती है। तो ये कविता मैंने 80 के दशक में लिखी थी, पहला मोर्चा भाषा का है। और ऐसी कई कविताएं मैंने बाद में, जैसे एक गजल जैसी वो लिखी थी जिसमें था कि हैरान परेशान ये हिंदुस्तान है, हैरान परेशान ये हिंदुस्तान है, ये होठ तो अपने हैं पर किसकी जुबान है। हैरान परेशान ये हिंदुस्तान है, ये होठ तो अपने हैं पर किसकी जुबान है। और तुलसी मीरा कबीर जब से हुए हैं कौन, नई पीढ़ी से बात करो तो वो कहते हैं जब से हुए हैं कौन, तुलसी कबीर मीरा जब से हुए हैं कौन, पूछा किए कि क्या यही हिंदुस्तान है, ये होठ तो अपने हैं पर किसकी जुबान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ऐसी ही बहुत सी कविताएं, मैं इंग्लैंड में था तो एक कविता मेरी बड़ी प्रसिद्ध हुई, भटका हुआ भविष्य। तो उस कविता में जैसे एक उसकी प्रारंभिक पंक्तियां हैं जिसमें वो कहता है कि एक बच्चा है, उसने जब मुझे हिंदी में बात करते हुए सुना तो बड़े गौर से देखा, उसने जब मुझे हिंदी में बात करते हुए सुना तो बड़े गौर से देखा, हिंदी बोलता हुआ मैं उसके लिए विचित्र था, जैसे दीवार पर टंगा हुआ कोई चित्र था। हिंदी बोलता हुआ मैं उसके लिए विचित्र था, जैसे दीवार पर टंगा हुआ कोई चित्र था, जिसे हार तो पहनाया जा सकता है
पर गले से नहीं लगाया जा सकता। बहुत अच्छा। तो निरंतर मेरी कविताओं में मैं जब भी लिखता रहा, भाषा एक मुख्य तत्व के रूप में मेरी कविताओं में, मेरी रचनाओं में रहा है 80 के दशक से, और उससे मुझे शक्ति मिली है। और मैं ये मानता हूं कि भाषा का सवाल इस समय भी देश का बहुत बड़ा सवाल है, जिसके ऊपर जितना विचार होना चाहिए उसका 2%, 4% या 1% भी विचार नहीं हो रहा। इस देश के करोड़ों युवाओं के साथ जो ये अन्याय हो रहा है भाषा के आधार पर, उस पर मैं समझता हूं कि वो हमारे जो भी साहित्यिक संघर्ष हैं उसका मुख्य मुद्दा होना ही चाहिए। अनिल जी, एक जब अगला आपका जो पड़ाव आया, आपने साहित्य परिषद के साथ संगठन मंत्री के रूप में काम किया, प्रांत में आप संस्कार भारती में भी आप काफी वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं, वहां आप महामंत्री रहे हैं, और दो संगठनों के साथ साथ जो उस समय तो एक चीज अलग रही थी कि एक सांगठनिक व्यक्ति जब एक प्रशासनिक दृष्टि से देश में एक राजनीतिक के रूप में प्रतिनिधित्व करता है, वो पहला आपका अनुभव था ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जब आप गए और यहाँ से आप सांस्कृतिक दूत के रूप में आप वहां पर रहे, वहां पर हिंदी का परिदृश्य कैसा है, वहां पर आपके, हमें तो पता है कि आपकी अनेक प्रकार की भूमिका थी, महती भूमिका थी, वहां का हिंदी का परिदृश्य क्या है, क्या रहा, आपने जो अनुभव किया, और आपके किए गए विशेष कार्य की हम जानकारी, चर्चा हम करना चाहते हैं। अनिल जी, कृपया वहां के ब्रिटेन में हिंदी का परिदृश्य क्या है और आपके वहां पर किए गए कार्य, बहुत हम अक्षम के माध्यम से, अनेक वहां से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं के माध्यम से हम जाना करते थे। उस समय तो इतना इंटरनेट का युग नहीं था जिस समय आप ब्रिटेन गए थे, लेकिन फिर भी हमें वहां की आपके किए गए कार्यों की सुगंध हमें प्राप्त होती रहती। कृपया जानकारी। धन्यवाद प्रवीण जी। मुझे वर्ष 2000 में मौका मिला कि मैं ब्रिटेन जाने का और हिंदी अधिकारी के रूप में, अपनी हिंदी और संस्कृति अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देने का। ब्रिटेन में उस समय बहुत अच्छा माहौल था हिंदी के लिए। कारण ये था कि मेरे जाने से कुछ वर्ष पूर्व ही वहां पर आदरणीय लक्ष्मीमल सिंघवी जी वहां पर हाई कमिश्नर रहे थे, और एक वर्ष पूर्व ही यानी कि 1999 में वहां पर विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। तो हिंदी का तो एक बड़ा उर्वर भूमि जिसको कहना चाहिए कि जो है वो वातावरण वहां पर था। तो उसके कारण से मुझे एक बड़ी अच्छी टीम, बड़े अच्छे लोगों का साथ मिला, जिसमें से 2 लोग तो यहाँ उपस्थित भी हैं, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ, दिव्या माथुर जी और जया वर्मा जी। एक डॉक्टर पद्मेश गुप्ता जिनका मैं विशेष उल्लेख करना चाहूंगा, निखिल कौशिक जी। तो इस तरह कई लोग थे जो कि उस समय जिनके साथ काम करने का अवसर मिला। तो वहां पर माहौल तो था ही, स्थितियां भी थी। अब बात ये थी कि जो पहल की गई है हिंदी की या विश्व हिंदी सम्मेलन किया गया है, उसके आगे हम क्या कर सकते हैं, ये एक विचार था। तो मैंने ये सोचा उसमें विशेष रूप से कि देखिए, कवि सम्मेलन तो सिंघवी जी तो जब हाई कमिश्नर थे तो अमिताभ बच्चन से लेकर दिलीप कुमार सबको बुलाया, उन्होंने बड़े बड़े कवि सम्मेलन किए। परंतु मेरी चिंता ये थी कि जो आने वाली पीढ़ी है वो उस तक हिंदी कैसे पहुंचे। पद्मेश जी कई बार मजाक में कहते थे कि हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो उस कार्यक्रम में इतने बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं हिंदी के कार्यक्रम में कि पता चलता है कि अगले कार्यक्रम में ये सोचना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले कार्यक्रम में इनमें से कोई उससे पहले स्वर्ग न सिधार जाए। यानी कि 60 से ऊपर के 60, 70, 75 वाले ही लोग जो है हमारी भाषा से जुड़े रहे, ये ठीक नहीं है। तो ये सोचकर हमने एक हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता, मैंने उसकी कल्पना की और पद्मेश जी, दिव्या जी, इन सब लोगों के सहयोग से उसको हमने प्रारंभ किया। पहले वो लंदन में थी, फिर उसके बाद पूरे ब्रिटेन में हुई, फिर यूरोप में हुई, और शायद भारत से बाहर चलने वाली वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की भागीदारी थी, ऐसी प्रतियोगिता बन गई।
उस प्रतियोगिता से जो चुने हुए बच्चे थे हम उनको भारत में बुलाते थे, भारत के मुख्य व्यक्तियों से मिलवाते थे, भारत में तीर्थाटन पर्यटन भी उनको करवाते थे। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना रहा और मेरे ख्याल से भारत से बाहर के बच्चों को भारत से जोड़ने का उतना बड़ा विषय और जो अब आज तक चल रहा है। 2019 में भी ब्रिटेन से बच्चे अभी भारत आए थे जो 2001 में शुरुआत की थी और उसके कारण से ब्रिटेन के और यूरोप के सारे जहां पर हिंदी पढ़ाई जाती थी वो आपस में लोग जुड़ गए। तो मैं समझता हूं कि युवा पीढ़ी को बच्चों को हिंदी से जोड़ने का एक मेरा जो प्रयत्न था कि अगर हिंदी को आगे रखना है तो उसको करना पड़ेगा, तो वो एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम था। उसके अलावा वहां पर लेखन में तो मैं समझता हूं कि उस दृष्टि से ये कहा भी जाता है कि लेखन की दृष्टि से वो स्वर्ण काल था। न केवल पूर्वाई निकल रही थी बल्कि दिव्या जी, तेजेंद्र, उषा राजेश, शैल अग्रवाल, निखिल कौशिक, पद्मेश गुप्ता तो हैं ही। तो इस तरह के बड़े अच्छे लेखकों की टीम जो अभी नीलम राठी जी ने कहा कि अपने मेरा परिचय देते हुए कि एक बड़ा गुबार, बड़ा तूफान, बड़ा आंधी जो है जो प्रवासी साहित्य की निकली वो उस समय ही निकली। उस समय मुझे मौका मिला, मैं उसके एक तरीके से केंद्र में हम रहे और तो उस समय कई संस्थाओं का गठन हुआ। जैसे दिव्या जी यहाँ पर हैं इस समय, जो ब्रिटेन की सबसे सक्रिय संस्था है, सबसे ज्यादा सक्रिय है और सबसे ज्यादा केवल ब्रिटेन की नहीं, मैं कहूंगा कि पूरे भारत से बाहर की सबसे सक्रिय संस्थाओं में जिसका नाम लिया जा सकता है वातायन, उसके भी मैं दिव्या जी के साथ संस्थापकों में से हूँ। यूके हिंदी समिति पद्मेश जी चला रहे थे तो उसके साथ भी थे, कृति यूके संस्था की साथ। तो नई संस्थाओं की स्थापना हुई, लेखन में बहुत कुछ हुआ, कार्यक्रमों की जड़ी लग गई, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आज भी मैं याद करता हूँ तो विशेष रूप से मैं याद करता हूँ हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता को, जिसके माध्यम से पूरे यूरोप के बच्चों को हमने जोड़ा और सारी दुनिया के लिए एक हमने मॉडल खड़ा किया कि कैसे हम बच्चों को, हिंदी पढ़ाने वाले संगठनों को, अध्यापकों को जोड़ सकते। अनिल जी, फिजी और मॉरिशस की तो बात करेंगे। फिजी के अंदर और फिजी में जो गिरमिटिया, अन्य जो देश हैं उसमें अपना मॉरिशस भी आ गया, अन्य कई देश आ गए। इन देशों में जो हिंदी की क्या स्थिति है और खासकर फिजी में आपके क्या प्रयास रहे, कृपया जानकारी देने की कृपा करें। देखिए, जो ब्रिटेन का अनुभव था, फिजी का अनुभव उससे बिल्कुल अलग था, क्योंकि कभी भी मैं कहता हूँ कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता या कोई अधिकारी जो भी जाता है उसको कोई अपना दिमाग में कोई पहले से ही फॉर्मूले लेकर नहीं चलना चाहिए। तो ब्रिटेन की स्थिति बहुत अलग थी। वहां पर जैसे मैंने कहा विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुका था, साहित्यकार थे, इतने वरिष्ठ साहित्यकार थे जिनका दुनिया में लेखन का डंका बज रहा था। पर फिजी का एक बिल्कुल अलग इतिहास है। फिजी में हमारे जो भारत के हमारे जो पूर्वज हैं वो वहां पर गए थे आज से 150 साल पहले और बड़े कष्टों में, ऐसा छोटा देश, इतनी विविधताएं लेकर गए कि 800 लोग गए यहाँ से तो 3 महीने की यात्रा में पहुंचे बेचारे, 500 550 रास्ते में 200-250 जो है वो उनका देहांत हो गया। और ऐसा देश छोटा जिसमें 4 पुरुष भेजते थे तो 1 महिला को भेजते थे, जिसकी आत्महत्या की दर सबसे ज्यादा थी दुनिया में। फिजी की आत्महत्या की इतना, मतलब लोगों को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना शोषण और अत्याचार हुआ होगा। परंतु भारतीयों की जो जिजीविषा है वो भी बहुत जबरदस्त है। उसमें क्या है कि भारत के जो लोग गए थे उन्होंने रामचरितमानस की एक मंडली है जिसको रामायण मंडली कहा गया, वो बनाई। और आप सब लोगों को वहां का इतिहास पढ़ना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने रामायण मंडलियों को आधार बनाकर पूरी एक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षणिक संरचना पूरे देश की खड़ी की। जो रामायण मंडलियां मिलती थी, जब वो आपस में मिलती थी तो धार्मिक के अलावा और भी चर्चा करती थी कि कैसे नरेश जी भी आ गए हैं, नरेश जी दिख रहे हैं, नरेश जी का स्वागत। नमस्कार जी। नमस्कार नरेश जी, हमारी जिस हिंदी यात्रा की आप बात कर रहे हैं प्रवीण जी, उसमें बहुत हमारे निकट के साथी रहे हैं और इसलिए उनका होना और भी इस यात्रा को
जिसकी चर्चा कर रहे हैं हम, संबल देता है। तो मैं बता रहा था कि फिजी की जो मतलब फिजी में जो स्थितियां थी वो बड़ी भीषण स्थितियां थी, और वहां पर जो भारतीय समाज था उसने रामायण के माध्यम से बहुत बड़ा काम किया था अपने सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक पुनरुद्धार का। और वहां पर आर्य समाज जैसी संस्था, आज से 100 साल पहले आर्य समाज की स्थापना हो गई थी, तो आर्य समाज ने वहां पर काफी प्रयत्न किए थे हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। आर्य समाज वहां पर बड़ा शक्तिशाली संगठन था। सुनीता जी को प्रसन्नता हो रही होगी आर्य समाज के लेकर के। इनको सुनीता जी को प्रसन्नता हो रही है क्योंकि ये बहुत विदुषी महिला, आर्य विदुषी महिला है। अच्छा, तो सुनीता जी को मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर फिजी के अंदर तो वास्तव में हिंदी का जो सारा मतलब प्रारंभिक जो काम था वो आर्य समाज की तरफ से हुआ, और इतना ज्यादा हुआ कि 1920 के दशक में वहां पर जो किताबें पढ़ाई जाती थी उन किताबों को कहते थे अमित चंद की पोथी। अमित चंद की पोथी, एक अमित चंद नाम के एक विद्वान थे। अमित चंद जी मेरे पड़बाबा थे। आपके पड़बाबा थे? अरे देखिए, वो बहुत ही बढ़िया बात है। तो आप ये कहेंगे कि अगर किसी को हिंदी को स्थापना करने वाला स्थापना पुरुष है कोई फिजी के अंदर, तो वो आपके पड़बाबा थे। और उन्होंने आर्य समाज के साथ जो है, आर्य समाज ने ये काम शुरू किया, और बाकी संगठनों में बाद में सनातन धर्म भी उसमें आ गया, और सनातन धर्म ने भी काफी इसमें प्रचार प्रसार में योगदान किया। परंतु इसका केंद्र जो था वो रामायण मंडलियां। तो मैं फिजी में जाने के बाद मैंने देखा कि ये 10 लाख का छोटा सा देश जिसमें 2-2.5 हजार रामायण मंडलियां हैं, हर सप्ताह ये मिलते हैं। मतलब रामायण मंडलियां ऐसी नहीं कि किताबों में है और सिर्फ रामनवमी के दिन मिलती है, हर सप्ताह मिलती है। कोई मंगलवार को वहां कार्यक्रम करना कठिन है, शनिवार को कार्यक्रम करना कठिन है कि जिस दिन वो मिलती है, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि हम तो रामायण में जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इसका एक सामूहिक कुछ ऐसा नहीं हुआ कि इस बात को एक्नॉलेज किया गया हो, इन लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया हो। और हमने 2016 में वहां पर पहला अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन किया, जिसमें भारत से भी नरेंद्र कोहली जी, सीतेश आलोक, नारायण कुमार जी, राकेश पांडे जी, ऐसे बहुत सारे लोग गए थे। उसमें वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री आए, और रामायण का वहां की जो स्थानीय भाषा है इतुकी, उसके रामायण के कुछ प्रमुख अंशों का उसमें अनुवाद किया गया, और जो इतुकी समाज है उसको भी जोड़ा गया। बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ वो। और फिर उसके बाद जब हमने ध्यान कर लिया कि इस देश में रामलीला या रामायण बहुत प्रमुख है, तो हमने भारत से अरुण गोविल को बुलाया। अरुण गोविल वहां पर आए, आईसीसीआर की तरफ से हमने लिखा था। और अरुण गोविल के कार्यक्रम में जैसे यहाँ पर 26 जनवरी में लाइन लगती है 1-1 मील लंबी, वैसे मतलब आप देखिए उस देश के अंदर जो रामायण को लेकर जो क्रेज है, जो उत्साह है, उसकी कोई नहीं है। तो हमने उसको रामायण मंडलियां जो थी, जिनको अभी तक किसी ने जोड़ा नहीं था, और फिजी को रामायण का इतना महत्वपूर्ण देश है इस रूप में स्थापित नहीं किया था, तो एक तो बहुत बड़ा काम ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि हमारे यहाँ पर कुछ विश्वविद्यालयों में जो समस्याएं थी, जैसे मैं गया तो जाते ही मुझे पता चला कि वहां पर एक यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक है जिसमें 12 देश जुड़े हुए हैं। उसमें हिंदी लड़खड़ा रही थी, किसी कारणों से उनको आर्थिक परेशानियां आ रही थी, जो विश्वविद्यालय के नए नियम थे। तो हमने फिर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की तरफ से उनको ग्रांट दिलाई, और हिंदी उसमें चलती रही। उसी तरह से बाकी विश्वविद्यालयों को भी जो यथासंभव था मदद की। हमारे जो हाई कमिश्नर थे विश्वास सपकाल जी, मैं उनका जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। वो हिंदी के लिए बहुत ही प्रतिबद्ध व्यक्ति थे, और छोटी से भी बड़े से बड़ी चीज वो करना चाहते थे। जैसे उन्होंने कहा कि आपने जब ब्रिटेन में से विद्यार्थियों को यहाँ पर भेजा, तो फिजी से क्यों नहीं भेज सकते। और हम लोगों ने प्रयास किया, तो नो इंडिया प्रोग्राम से जो फिजी से बच्चे आते थे, एक भारत सरकार का कार्यक्रम है, तो वो बच्चे वो होते थे जो हिंदी प्रतियोगिताओं में प्रथम आते थे। दूसरा एक बड़ा काम, जैसे कि ब्रिटेन के अंदर एक टीम खड़ी करना। तो 2015 का जो विश्व हिंदी सम्मेलन था जो भोपाल में हुआ, उसमें भारत से बाहर अपने पैसे से आने वाला सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल जो था वो फिजी से था। और ये बहुत बड़ी बात थी कि मतलब लोग अपने टीचर्स बेचारे ऐसे जो हिंदी के अध्यापक थे, उन्होंने अपना इतना बड़ा बड़ा लोन लेकर वो जो है यहाँ पर आए। और उसी तरह से 2018 के भी सम्मेलन में फिजी का बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल था।
तो फिजी में एक जो हमारे कार्यक्रम थे उसके कारण से एक टीम खड़ी हुई, और उसका परिणाम ये देखिए कि फिजी में जिसमें कभी राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं हुआ, उसमें हमने 2018 में विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए प्रयास किया, और भारत सरकार ने फिजी में जो गतिविधियां थी उसको देखते हुए ये माना कि फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन होना चाहिए, और अब 2021 के अंदर पहला विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में होगा। और विश्व भर की जो जिसको हम का विश्व का जो मैप है, जिसको हिंदी का नक्शा है, उसमें फिजी अपना गौरवपूर्ण स्थान उसको मिलेगा। गिरमिटिया देशों में मैं ये बताना चाहूंगा कि लोगों को ये पता नहीं है कि गिरमिटिया देशों में वास्तव में जिसने अभी तक अपनी भाषा बचाए रखी है वो फिजी ही है। फिजी में जाकर आपको हिंदी जीवंत मिलेगी। अब बाकी देशों में वो किताबों में मिल सकती है आपको, लेकिन मोटे तौर पर आपको जैसे त्रिनिदाद और गुयाना या ऐसे देश हैं वहां पर नहीं मिलेगी। फिजी ऐसा देश है, हम बात करते हैं दुर्गा की जो मॉरिशस के अंदर है, लेकिन फिजी ऐसा देश है कि 1935 से एक अखबार चल रहा है। शायद ये दुनिया का रिकॉर्ड होगा कि 1935 से आज तक साप्ताहिक एक अखबार निकलता है जिसका नाम है शांति दूत। तो ऐसा उसको शांति दूत को भी लगातार मैं स्वयं भी उसमें कॉलम लिखता रहा। शांति दूत की जो संपादिका थी उसको हमने 2015 में भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। वहां पर हमने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर 4 पुरस्कार स्थापित किए, मीडिया से हिंदी सेवा के लिए, शिक्षकों के लिए, शिक्षकों की कार्यशालाएं भी की। कुल मिलाकर अगर जैसे मैंने ब्रिटेन के बारे में कहा था कि अगर मैं एक वाक्य में कहूँ तो नई पीढ़ी को हिंदी से जोड़ना ये एक बड़ा काम था। तो अगर मैं फिजी के बारे में कहूँ तो एक ऐसी टीम बनाकर जो कि फिजी को फिजी से निकालकर विश्व में हिंदी के नक्शे के ऊपर जो लेकर आई, ऐसे हमारे वहां पर जैनेन जी हैं, वहां पर उत्तरा जी हैं, रमेश जी हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी जबरदस्त टीम खड़ी हो गई वहां पर। रवि जी हैं, मतलब जितने भी नाम हम ले सकते हैं, लोकेश जी हैं, रवि जी, तो ये सब एक बड़ी टीम हुई। और आते आते एक काम और किया हमने कि जब हम जिस रामायण की परंपरा की बात कर रहे थे उसको स्थापित करने के लिए मॉरिशस के ही पैटर्न पर वहां पर भी फिजी में रामायण सेंटर बने, इसके लिए एक ट्रस्ट की स्थापना, मेरा जो अंतिम कार्यक्रम था वो था कि रामायण एक ट्रस्ट वहां पर बन गया है। तो अब ये रामायण की जो परंपरा वहां आगे चलती रहे, इसके लिए प्रयास। अनिल जी, आज के कार्यक्रम की एक उपलब्धि ये भी मानी जाएगी, वो व्यक्तिगत मेरे लिए, क्योंकि हमें अपने पड़बाबा के बारे में केवल भारत के संदर्भ तक पता था। बाबा हमारे भजनिक थे, भजनोपदेशक थे। ऋषि दयानंद ने 5 लोगों को जो दीक्षित किया था उसमें से हमारे बाबा थे, और आपने उनके किए गए कार्यों का जो आज उल्लेख, एक संबंध, अंतर संबंध बना, ये मेरी आपके माध्यम से एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। एक ये दस्तावेज बन रहा है, कार्यक्रम एक डॉक्यूमेंटेशन का काम करेगा। हिंदी के बारे में मुझे इतना ज्यादा ध्यान है कि जब इस बात का साक्षी मैं खुद हूं, आपने मॉरिशस विश्व हिंदी सम्मेलन के अंदर एक महत्वपूर्ण सत्र में ये खुद आपने अपने आप को प्रस्तुत करते हुए फिजी की ओर से आपने ये रखा था कि अगला जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो फिजी में रखवाया जाए। इसके लिए सर्वप्रथम अखिल भारतीय साहित्य परिषद आपको बधाई दे रही है, आपको कि आपने इसका एक ध्वजा उठाई और फिजी में इसको करवाने में यदि सबसे पहले नाम आएगा वो अपने अनिल जोशी जी का आएगा। तो अखिल भारतीय साहित्य परिषद आपको बहुत हार्दिक आभार प्रकट करती है। और वाकई में हिंदी क्षेत्र में जहां होना, लेकिन जहां पर हिंदी की आत्मा बसती है वहां से अपना संबंध निकालना, अपना संबंध स्थापित होना अपने आप में बड़े आनंद का विषय हो जाता है। अभी मैं आपके साथ फेसबुक लाइव करने से पहले मैं फिजी के बारे में बहुत यूट्यूब पे ढूंढा, और मैं बहुत अभी अपने साथ शिरीन जुड़ी, मैं शिरीन से भी पूछा भाई क्या नाम, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बातें अनिल जी से करी जा सकती है। तो फिर लेकिन मैंने कहा कि किसका भी और कर लेंगे ये बातें, क्योंकि आपके साथ अभी और हमें अन्य महत्वपूर्ण विषय में बात करनी है। तो ये तो था फिजी का। मैंने ये भी आपका कार्यकाल देखा है कि आपने प्रवासी बच्चों को, बिल्कुल युवा बच्चों को आपने भारत में आप बुलाते थे भिन्न भिन्न
कार्यक्रमों में, चाहे वो संकल्प का कार्यक्रम हो, चाहे वो संस्कार भारती का कार्यक्रम हो, चाहे वो साहित्य परिषद का कोई मौका हो, मैंने हर कार्यक्रम में उसमें रहा हूं। वो भारत में जो हिंदी का परिदृश्य है, और अगर मैं कहूं तो हिंदी के नाम पे लोगों ने अपनी दुकानें खोली हैं। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। हिंदी के नाम पर खाक मारे, मैंने वस्तुतः ऐसा साधक और सृजक आपको कुछ लोगों को ही देखा है जो लोग हिंदी के लिए जिए हैं और हिंदी को अपना जीवन समर्पित कर दिया है और प्रामाणिकता के साथ परिणाम आए हैं। इसके लिए आपको साधुवाद है। फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज हिंदी का परिदृश्य आप भारत में कैसा देखते हैं, अनिल जी? प्रवीण जी, मैं पहले तो आपने जो अपने परिवार की बात की उसमें मेरे ख्याल से यहाँ नरेश जी भी हैं। मैं कहूंगा कि हमारा परिचय आपसे पहले आपके पिताजी से हुआ और उनकी कविताओं के हम बड़े प्रशंसक हैं। तो आपकी जो परिवार की जो परंपरा है, साहित्यिक परंपरा है, वो सिर्फ पड़बाबा तक नहीं बल्कि हम उनको भी नमन करते हैं, आपके पिताजी को। और मुझे ध्यान है उनकी कविताएं, और आपके घर के पास भी एक कवि सम्मेलन हुआ था, मैं गया था। तो आपके घर की और परिवार की जो साहित्यिक परंपरा है वो उसका अभिनंदन करता हूं मैं। दूसरी बात आपने कही कि हमने हिंदी को क्या दिया या क्या बाकी क्या है, तो मैं इसमें समझता हूं कि जो हमने जो कुछ दिया और हमें जो कुछ मिला, मतलब इतने लोगों का, हजारों लोगों का प्यार, स्नेह और जो सम्मान हमें अपनी भाषा के कारण से मिला है, उसको जो हमने दिया, अगर कुछ दिया तो उससे वो लाखों गुना ज्यादा है जो हमको मिला। तो हम ये समझते हैं कि हम तो ये जो हमें और वो हमारे लिए स्वाभाविक हमारा कर्तव्य था। हमारी भाषा है, सुबह शाम उसको बोलते हैं और इसलिए उसके लिए संघर्ष करना तो हमारे स्वभाव में, हमारी रगों में होना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज आपने जो अभी जो बात की है, मैं समझता हूं कि हमारी सारी बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम आ गए हैं कि हमारी भाषाओं की आज जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत दुखद, और उससे ज्यादा दुखद है जितनी हम समझ रहे हैं। एक बहुत बड़ा संकट हमारी भाषाओं पर है, जिसको हम अगर चाहें तो देख सकते हैं, अगर चाहें तो हम नहीं भी देख सकते हैं, और ज्यादातर लोग चाह रहे हैं कि नहीं देख। अगर देखना हो कि हमारी भाषाओं पर संकट है तो कहां से देखें? अगर देखना हो तो ऐसे कहां से देखें? तो आप अपने बच्चों को देखें, अपने बेटे को देखें, अपने बेटी को देखें, अपने पोते को देखें, अपनी पोती को देखें, और आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी भाषा कहां से कहां पहुंची। कौन सा हिंदी वाला है जिसका बच्चा जो है आज मतलब हिंदी भाषा के अंदर कोई पीएचडी कर रहा है या ग्रेजुएशन कर रहा है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है? अगर कर रहा है तो वो एमए इंग्लिश कर रहा है, बीए इंग्लिश कर रहा है। अगर वो साहित्य की तरफ बड़ा भी है तो हमारे देश में एक इतना बड़ा संकट है जिसके आधार पर ये लगता है कि ये भाषा, हमारी भाषा इस रूप में कहीं आज से 2 पीढ़ी के बाद रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। और जिस उच्च शिक्षा की बात मैं कर रहा था, सतीश चंद्रा जी से की थी हमने। आज अभी कोई बता रहा था हमें कि रोहिणी के अंदर एक स्कूल है, कोई गए हमारे मित्र वहां पर पब्लिक स्कूल को देखने के लिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसके बच्चे पढ़ते हैं? तो उसने कहा कि ये रिक्शे वालों के बच्चे पढ़ते हैं। तो रिक्शे वाले को भी ये पता है कि अगर मैंने पब्लिक स्कूल के अंदर नहीं पढ़ाया, मेरे बच्चे का कोई भविष्य नहीं है। वो अपना सारा दिन रिक्शा चलाता है, लेकिन वो भी अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी स्कूल के अंदर उसकी भर्ती कराना चाहता है। तो उच्च शिक्षा के कारण से ऐसा हो गया है कि वो ऐसा दबाव हो गया। मैं तो किसी को मजाक में कह रहा था कि अगर कोई किताब छाप दे कि गर्भावस्था में अंग्रेजी कैसे सीखें, तो उसकी लाखों प्रतियां बिक जाएंगी। आज ये हालत आ गई, इतनी शर्मनाक हालत आ गई है हमारी। तो ये जो हमारी भाषाओं की स्थिति आई है वो इस कारण से आई है कि हमने अपनी भाषा के ऊपर संस्थागत रूप से सरकारी स्तर पर एक नीति निर्माताओं को जैसा विचार करना चाहिए था समाज में, वो विचार नहीं किया। हमारे मित्र एक उदाहरण देते हैं, जो अंग्रेजी माध्यम का ब्रह्मचाल पुस्तक है उसमें एक चार्ट दिया गया है कि दुनिया के जो 20 सर्वश्रेष्ठ देश हैं
जो सबसे आधुनिक देश हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, उसमें से 16 ऐसे हैं जिनकी भाषा अंग्रेजी नहीं है, जहां पर उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं है। चाहे वो कोरिया हो, चाहे जापान हो, चाहे चीन हो, चाहे आपका स्पेन हो, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मन, इनकी सबकी भाषा कहाँ है? इजराइल हो, इन सबकी भाषा कहाँ है? अंग्रेजी है। लेकिन ये दुनिया के सबसे बड़े महत्वपूर्ण देश हैं। तो इन देशों के नीति निर्माताओं ने अपनी भाषा का महत्व समझा और उस भाषा के अंदर शिक्षा का महत्व समझा। हमने उसका जो है वो महत्व समझा नहीं, और कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणों से, राजनीतिक कारणों से कहिए या समाज में विचार शून्यता की जो स्थिति कहिए, संविधान में जो प्रावधान होने चाहिए थे या जो संविधान में प्रावधान है उनका भी जो पालन होना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और धीरे धीरे हम एक भाषा की दृष्टि से एक बड़े शून्य की तरफ बढ़ रहे हैं। परंतु हमको आज इस समय बड़ी आवश्यकता है इस बात की कि हम इस पर, आज की जो हमारी भाषा की स्थिति है, इसके ऊपर पुनः विचार करें, और न केवल व्यक्तिगत रूप में, संस्थागत रूप में, समाज के रूप में, सरकार के रूप में हमको इन मुद्दों पर विचार करना पड़ेगा, वरना हमारी भाषा से बोली बनेगी और फिर बोली से लुप्त होती बोलियों की श्रेणी के अंदर चली जाएगी। और सिर्फ हिंदी के लिए नहीं कह रहा मैं, ये हमारी बाकी भारतीय भाषाओं के लिए भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और बाकी भारतीय भाषाओं के साथ हमें जो आगे मिलकर करना चाहिए था वो हमने ऐसा कर दिया, जैसे हिंदी वर्सेस भारतीय भाषा है, जबकि हिंदी वर्सेस भारतीय भाषा कुछ नहीं था। भारतीय भाषा वर्सेस भी अंग्रेजी था, हिंदी वर्सेस भी अंग्रेजी था। और वैसे अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, उसको स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति नहीं, उसका उपयोग जहां तक हो वो करना चाहिए था। परंतु हमारी भाषाओं को जो स्थान मिलना चाहिए था, जो शिक्षा में स्थान मिलना चाहिए था, जो नौकरियों में स्थान मिलना चाहिए था, जो कैरियर में स्थान मिलना चाहिए था, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है जिससे आज भी हम लड़ रहे हैं, और जिसके बारे में इस समाज को बहुत, मतलब ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है जिसको हमको सजग हो जाना चाहिए। अगर हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं या अपने देश की महाशक्ति के रूप में भविष्य की बात करते हैं, तो भाषा का सवाल, जैसे मैंने पहले कहा था कि पहला मोर्चा भाषा का। अगर भाषा के मोर्चे पर हम सजग नहीं होंगे, भाषा के मोर्चे पर मुस्तैद नहीं होंगे, तो ये लड़ाई हम नहीं जीत सकते। अनिल जी, अगर आपके बारे में कहा जाए, आप अधिकतर अनेक देशों में प्रवास कर रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक दृष्टि से, चाहे वो सांगठनिक दृष्टि से। अगर कहा जाए तो आप वैश्विक हिंदी के प्रचारक रहे हैं। जब आप वैश्विक हिंदी के प्रचारक रहे हैं तो आपको वैश्विक स्तर पर हिंदी का कैसा आपको प्रदर्शन नजर आता है, कृपया बताने का कष्ट करें। देखिए, वैश्विक स्तर पर क्या हुआ कि ब्रिटेन से आने के बाद नरेश जी यहाँ पर है, हम लोगों ने मिलकर अक्षरम की स्थापना की, और अक्षरम एक पत्रिका के रूप में भी थी, और हमने वहां से एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों की श्रृंखला की जिसमें दुनिया भर के लेखक, विद्वान, बुद्धिजीवी आते थे और उनके साथ इस विषय पर चर्चा होती थी। साथ ही हमारा जो हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता की बात की, युवा पीढ़ी वाली, वो भी मैंने बात की। तो इसमें 2-3 बातें हैं जो खास तौर से हमको ध्यान में लेनी चाहिए। एक तो पहली बात यह है कि विदेशों में हिंदी की स्थिति भारत में हिंदी की स्थिति से अलग नहीं। अगर भारत में उसका हिंदी की स्थिति का क्षरण होगा, वो नीचे जाएगी, तो विदेशों में ऊपर आ जाएगी, ऐसा संभव नहीं। भारत से ही उसका सीधा गर्भनाल संबंध है। इसलिए हमको भारत में ही हिंदी की स्थिति को, भारत में हिंदी को ज्ञान विज्ञान की भाषा बनाने, कैरियर की भाषा बनानी, ये सब हमको जब तक नहीं करेंगे तब तक विदेशों में वो बात नहीं बनेगी। दूसरा ये है कि विदेशों में भी जो काम हो रहे हैं वो भी अलग अलग सूत्र उसमें है, उनको एक सूत्र में करने की आवश्यकता थी, है, और कुछ हद तक हमने करने की कोशिश की है। उसमें मैं कहूंगा कि हमने जैसे अक्षरम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन किए थे, फिर बड़े बड़े मतलब चीजों से सारे हमारे जो वैश्विक लोग हैं वो प्रवासी टुडे और हमारी जो पत्रिकाएं थी उसके माध्यम से जुड़े, प्रवासी दुनिया हमने वेबसाइट एक शुरू की थी उसके माध्यम से जुड़े, और अभी जब लॉकडाउन हुआ तो हमने एक वैश्विक हिंदी परिवार नाम से एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की, बनाई, और उसमें सारी दुनिया के जो प्रतिनिधि हिंदी के विद्वान, बुद्धिजीवी, लेखक हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया। वो बहुत सफल है। हर सप्ताह हमारी 2 गोष्ठियां होती हैं शिक्षण पर, तकनीक पर, वगैरह वगैरह, और पहली बार हिंदी से जुड़े हुए लोग
जो है वो इकट्ठे हुए। मैं समझता हूँ कि ये लॉकडाउन हमने इसको एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया और हम लोग जुड़े हैं, परंतु अभी भी क्या, अभी बहुत ज्यादा जो है, जो सरकारी तौर पर और गैर सरकारी तौर पर भारत से जुड़ने की या भारत से उनको मदद की जरूरत है। एक संगठनात्मक संस्थागत ढांचा बनाने की जरूरत है और उनकी जो अपेक्षाएं हैं उसके अनुसार कुछ योजनाएं बनाने की जरूरत है। तो वो मैं समझता हूं कि अभी नहीं हुआ है और उसमें सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि वहां की प्रवासियों की अगली पीढ़ी को हिंदी से कैसे जोड़ा जाए। लगातार चरण हो रहा है। जो हमारे गिरमिटिया देश हैं उसमें भी, जैसे मैंने कहा कि अकेला फिजी बचा है और अब लोग फिर रामायण भी रोमन में पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये जो हमारी वैश्विक स्तर पर भी हमको बहुत चुनौतियां हैं और वो चुनौतियां भारत से भी जुड़ी हैं, लेकिन हमें संस्थागत दृष्टि से, सरकारी दृष्टि से और समाज को भी इसके बारे में जागरूक होकर योजनाबद्ध तरीके से काम करना। अनिल जी, आप बिल्कुल अभी कुछ समय पहले अर्थात कुछ दिन पूर्व ही आपने केंद्रीय हिंदी संस्थान के महती जिम्मेदारी आपने माननीय उपाध्यक्ष केंद्रीय हिंदी संस्थान मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत है, उसकी आपने जिम्मेदारी संभाली है, उत्तरदायित्व आपने संभाला है। आपसे पूर्व वरिष्ठ प्रेमचंद साहित्य के मर्मज्ञ प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर कमल किशोर गोयन का अन्य वरिष्ठ साहित्यकार इसका उत्तरदायित्व का वहन कर चुके हैं सफलतापूर्वक। और केंद्रीय हिंदी संस्थान मात्र एक संस्थान नहीं, एक हिंदी को वैश्विक फलक पर सुस्थापित करने के लिए, साथ ही साथ भारत की सभी जितने भी हमारे राज्य हैं उन राज्यों के अंदर एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी सुस्थापित हो सके, बिना किसी दुराग्रह पूर्वाग्रह के हिंदी हम सब का मान बने। ऐसी कई अनेक कार्य योजनाएं आपके मन मस्तिष्क में एक उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका होगा। और वर्तमान में केंद्रीय हिंदी संस्थान की आप क्या भूमिका समझते हैं और किस प्रकार से आप इसके बीच में एक समन्वयक के रूप में आप कार्य कर पाएंगे? मैं आपसे इसके बारे में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के पटल से मैं आपसे जानना चाहूंगा। धन्यवाद प्रवीण जी। देखिए, केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है वो बहुत बड़े बड़े लोग इससे जुड़े रहे, जैसे गोयनका जी का भी आपने नाम लिया, अशोक चक्र रेड्डी और बहुत सारे जो हमारे पहले उपाध्यक्ष रहे या निदेशक रहे, जिनके कारण से ये संस्थान आज इस स्थिति में पहुंचा है। मैं पहले कहना चाहूंगा कि जब राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाने की बात चली 1918 में इंदौर के साहित्य सम्मेलन में पहली बार गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया और गांधी जी ने कहा कि हिंदी जो है देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए और उन्होंने अपने बेटे देवदास गांधी को दक्षिण में भेजा। ये संस्थान एक तरीके से उस दिन जो है इसकी नींव पड़ गई। कैसे कि गांधी जी ने कहा कि अब दक्षिण के अंदर, जब तक हम दक्षिण के अंदर हिंदी को नहीं ले जाएंगे तब तक ये हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। और उन्होंने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा बनाई। आज मैं देखता हूं, मैं उसमें देख रहा था उसकी फिगर्स 1931 की फिगर्स, यानी कि 1918 में बनाई और 1931 गांधी जी कोई इस तरह के काम नहीं करते थे, सिर्फ किताबों में काम करते हो। तो उन्होंने कितने लाख, 3,71,000 लोग ऐसे पढ़े, कौन कौन कहाँ पढ़ा, किन प्रदेशों में कितने पढ़े, उसकी हमको दिखाई देती है। और ये काम गांधी जी ने किनके माध्यम से किया? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जो थी उसके जो सचिव थे वो मोटोरी सत्यनारायण थे और वो ही वो शख्स हैं जिन्होंने, जो संविधान सभा में थे, जिन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में हिंदी स्वीकार की जाए इसके लिए प्रयास किए।
वही वो व्यक्ति थे जिन्होंने केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना की। तो जो दक्षिण में हिंदी प्रचार की जो लहर चली थी, उसका जो सबसे प्रमुख व्यक्तित्व था मोटोरी सत्यनारायण, उन्होंने केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना की। अब ये जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है, इसलिए लोगों को लगता है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान है तो ये हिंदी क्षेत्र में है, आगरा में है। वो आगरा में इसलिए है कि सत्यनारायण जी चाहते थे कि जो दक्षिण के शिक्षक हैं वो किसी उत्तर भारत के क्षेत्र में आ जाएं और वहां पर उनको व्यवहारिक रूप से हिंदी सीखने का अवसर मिलेगा। मतलब सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ेंगे बल्कि हिंदी भाषी क्षेत्र में वो संपर्क में आएंगे। तो वहां पर आगरा में एक छोटा सा कॉलेज हुआ करता था, उस कॉलेज में से इन्होंने इसको शुरू किया और आज तो उस जो रोड है, जो सड़क है, उसी का नाम केंद्रीय हिंदी संस्थान सड़क है। तो एक बात तो मुख्य रूप से समझे कि जो हिंदी संस्थान है उसका प्रमुख काम हिंदी भाषी क्षेत्र में नहीं, उसका प्रमुख काम है हिंदी भाषी क्षेत्रों में, हिंदीतर क्षेत्रों में गैर हिंदी भाषा भाषियों को हिंदी से जोड़ने का, हिंदी सिखाने। तो ये दो बातें तो हमको स्पष्ट हो जानी चाहिए। हमारा जो केंद्रीय हिंदी संस्थान के जो केंद्र हैं, वो सिर्फ एक केंद्र दिल्ली है आगरा के अलावा जो है, बाकी सारा गुवाहाटी, शिलांग, दीमापुर और हैदराबाद, ये सब के सब दक्षिण में, पूर्व में हैं। तो दक्षिण के अंदर हमारा सबसे पहला जो केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो फोकस था वो दक्षिण था। अभी भी मेरा भी ये एक प्रयास है कि दक्षिण के अंदर अगर हम देखिए, हम बार बार कहते हैं कि भारत की क्या समस्या है कि तमिलनाडु में के लोग विरोध करते हैं या दक्षिण के लोग विरोध करते हैं। तो मैंने भी अपना जो इस जिम्मेवारी को मिलने के बाद मेरा फोकस या मेरे ध्यान में यह है कि इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान एक संस्थान के रूप में क्या भूमिका अदा कर सकता है। और हमने इसके लिए अपना एक तंत्र जो है दक्षिण में विकसित करने का प्रयास शुरू कर दिया है। अभी हमने सोचा कि अगर हम वैश्विक हिंदी परिवार करके एक पूरी दुनिया के लोगों को हम सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ सकते हैं, तो दक्षिण के लोगों को क्यों नहीं जोड़ सकते। और हमने ये प्रयास शुरू किया। अभी थोड़े दिन पहले मैंने सबसे पहले तेलुगु क्षेत्र के अंदर शुरू किया और तेलुगु के आज 125 ऐसे विद्वान हैं जो मेरे जीवंत संपर्क में। ऐसे ही फिर उसके बाद माननीय मंत्री जी को बताया गया ये और बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि पूरे दक्षिण में होना चाहिए। फिर मैंने तमिलनाडु में वो प्रयास शुरू किया और तमिलनाडु में भी बड़ी संख्या में विद्वान उससे जुड़े हैं। अब उसके आगे की भी योजनाएं हैं और उसमें प्रमुख भाव ये है, अगर उन योजनाओं की उसके मूल तत्व की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि हमने हिंदी वहां पर जाकर सिखानी है, बल्कि हमने हिंदी और तेलुगु का पारस्परिक संवाद विकसित करना है, हिंदी और तमिल का पारस्परिक संवाद विकसित करना है। मेरा सोचना यह है कि अगर जो इतने वर्षों से हैदराबाद में या आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में हिंदी भाषी रह रहे हैं तो उनको तेलुगु क्यों नहीं सीखनी चाहिए। वो वहां रहते हैं तो उनको तेलुगु सीखनी चाहिए, और वो जो तेलुगु भाषी हैं जो देश से जुड़ना चाहते हैं उनको हिंदी सीखनी चाहिए। तो हम केवल हिंदी की बात नहीं कर रहे बल्कि हम परस्पर संवाद की बात कर रहे हैं। और उसी तरीके से हमने तमिलनाडु के अंदर भी ये बात शुरू की है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और मैं जो उस ग्रुप के अंदर जो बना है सोशल मीडिया में, मैं देखता हूँ कि किस तरह से, जैसे अभी चंद्रशेखर आजाद का जन्म दिवस और इस तरह की चीजें, तो राष्ट्रीय एकता का भाव मुझे साफ साफ वहां पर दिख रहा है। और मुझे लगता है कि दक्षिण के अंदर हम केंद्रीय हिंदी संस्थान की जो अभी तक रही भूमिका है उसको काफी और भी ज्यादा सक्रिय करेंगे। हमारी एक पत्रिका भी निकलती है समन्वय दक्षिण, जिसमें दक्षिण के लोगों के समाचार होते हैं। तो वो एक दक्षिण के लिए हमने एक पहल शुरू कर दी है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा जो हमारा मोर्चा है वो मोर्चा हमारा पूरब का है। पूर्वोत्तर में भारत सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। आपको पता भी होगा कि अभी चीन के साथ भी जो सारा संघर्ष है वो उस क्षेत्र में केंद्रित है और भारत सरकार ने विशेष बजट दिया है केंद्रीय हिंदी संस्थान को कि पूर्वोत्तर में अपनी गतिविधियां बढ़ाए। 3 एकड़ में हमारा एक शिलांग के अंदर अभी केंद्रीय हिंदी संस्थान का भवन तैयार हो रहा है। तो पूर्वोत्तर हमारा दूसरा प्राथमिकता का क्षेत्र है, जिसमें और वो क्षेत्र केवल भाषा की दृष्टि से नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकात्मता की दृष्टि से बड़ा उपयोगी है। और तीसरा और महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वो है विदेशों में हिंदी शिक्षण। आपको पता होगा कि जो विदेशों में जो हिंदी के विद्यार्थी हैं वो केंद्रीय हिंदी संस्थान में शिक्षण लेते हैं। आगरा में भी उनको प्रशिक्षित किया जाता है, दिल्ली के अंदर भी उनको प्रशिक्षित किया जाता है।
तो वो प्रशिक्षण कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, परंतु हम ये चाहते हैं कि उसका विस्तार, और विस्तार का मतलब ऐसा नहीं कि 200 से 300 हो जाए। विस्तार का मतलब हमारी इच्छा है कि 200 से 2000 हो, 2000 की जगह 20,000, 20,000 की जगह 2 लाख। तो हमारी योजना ये है कि हम कोशिश करेंगे कि विदेशों में जो हिंदी शिक्षण सीखना चाहते हैं उन सब तक हम पहुंचे। तो ये अलग अलग क्षेत्र हैं जो चुनौती वाले क्षेत्र हैं, और विशेष बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि जो अभी तक नहीं हुआ, हिंदी वालों को टेक्नोलॉजी से माना जाता है कि भाई हिंदी और टेक्नोलॉजी ये दोनों अलग अलग चीज, तो हिंदी में प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर हम अपने कार्यक्रमों को ऑनलाइन बनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इन सब योजनाओं के ऊपर विचार कर रहे हैं। अभी मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, तो ये सब योजनाएं अभी कहना चाहिए कि विचार के स्तर पर है, और धीरे धीरे इनके ऊपर कार्यान्वयन करेंगे। बाकी जो अभी तक काम हुआ है, हम आपकी जानकारी के लिए अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने कोष बनाए हैं, जो लर्नर्स डिक्शनरी, जिसको अध्येता कोष जिसको बोलते हैं, तो सब भारतीय भाषाओं के साथ वो कोष बने। तो भारतीय भाषाओं को जोड़ने का काम हर तरह से केंद्रीय हिंदी संस्थान कर रहा है, और अब उसको और ज्यादा मतलब शक्ति के साथ करने की आवश्यकता है। जैसे पहले ही दिन मैं गया था, तो एक वहां पर हमने निर्णय लिया कि हमारे 3 कोर्स थे, अनुवाद, पत्रकारिता और भाषा विज्ञान, जो बंद हो गए थे पिछले 2-3 सालों में, उनको दोबारा से शुरू कर दिया गया है। और जो एप्लीकेशंस, आवेदन आ रहे हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत विद्यार्थी उसको करने को इच्छुक भी हैं। तो जो चीजें कुछ थोड़ा सा शिथिल हो गई थी उनको मजबूत कर रहे हैं, और जो पहले से हैं उनको कई गुना हम ज्यादा कर सकें। और केंद्रीय हिंदी संस्थान जिसका नाम है, वो हिंदी के विकास में केंद्रीय भूमिका निभा सके, ऐसा हमारा प्रयास है। अनिल जी, जब केंद्रीय हिंदी संस्थान की इतनी महती जिम्मेदारी आपके पास आई है, और फिर विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित करवाने में भी आपकी महती भूमिका है, तो आप केंद्रीय हिंदी संस्थान के आप माननीय उपाध्यक्ष भी हैं, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान की भी कोई भूमिका रहेगी आपकी कुछ विश्व हिंदी सम्मेलन में? केंद्रीय हिंदी संस्थान एक संस्था के रूप में विश्व हिंदी सम्मेलन में हमेशा जुड़ता ही रहा है, और उसकी प्रमुख भूमिका रही है। अभी जो 2015 जो 2018 के जो विश्व हिंदी सम्मेलन थे, उसमें आदरणीय गोयनका जी और हमारे केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक इत्यादि बड़ी सक्रिय भूमिका में थे। मुझे न्यूयॉर्क का विश्व हिंदी सम्मेलन ध्यान है, उस समय मैं डेस्क ऑफिसर था, कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर था। उस समय रामशरण जोशी इसके केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष थे। तो उस समय भी बहुत सारी गतिविधियां जो है वो केंद्रीय हिंदी संस्थान के द्वारा संचालित की गई, परंतु ये निर्णय मुख्य रूप से विदेश मंत्रालय का होता है, और स्वाभाविक रूप से हिंदी की जो प्रमुख संस्थाएं जिसमें केंद्रीय हिंदी संस्थान भी शामिल है, उनकी भूमिका तो रहती है। बताए का जो हमारा हिंदी विश्वविद्यालय है उसकी भूमिका रहती है। तो सब लोग जिस तरह से पहले भी भूमिका रहती रही है, उस तरह से केंद्रीय हिंदी संस्थान की भूमिका रहेगी। हाँ, पीजी से मेरा विशेष लगाव है निश्चित रूप से, तो उस और चूंकि ये प्रस्ताव भी मैंने रखा था, तो मेरी व्यक्तिगत भी बहुत इच्छा है कि वो विश्व हिंदी सम्मेलन सफल हो। उसके लिए मुझसे व्यक्तिगत रूप से और केंद्रीय हिंदी संस्थान का एक संस्थान के रूप में जो भी सहयोग होगा हम अवश्य देंगे। कार्यक्रम आप समाप्ति की ओर है, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा, क्योंकि आप अनिल जोशी जी को चाहे एक वरिष्ठ कवि के रूप में जानते हो, सभी एक वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं अनिल जी को जो पसंद करता हूँ बाल साहित्यकार। बाल साहित्य में आपने ऐसी रचनाओं का सृजन किया है, इसलिए मैंने इस कार्यक्रम का नाम ही सपूत से संवाद किया कि मैंने अनिल जोशी से बात की। मैं बात करने वाला हूँ वो एक बाल साहित्य। आज बाल साहित्य की खोज देखना होती है। उस समय के दौर में आपकी एक कविता मेरे मन मस्तिष्क पर एक अमिट छाप उसने छोड़ी है। परिदृश्य केवल इतना है, कविता आपके मुंह से सुनेंगे। बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है, अपने घर का दुलारा या दुलारी बच्चा स्कूल जाता है, और माँ बाप और बच्चे का जो मोह है ना, छूट नहीं पाता। माँ बाप छुप के देखते हैं बच्चे को। वो जो आपने बाल साहित्य, बाल कविता के रूप में आपने उभारा है, एक मेरे पास शब्द नहीं है, मैं निशब्द अपने आप को मान रहा हूं। और ये इसके लिए वो कविता
से आपका आज ये सृजक से संवाद कार्यक्रम समाप्त हो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ वो कविता जरूर हमारे सामने इस पटल पर प्रस्तुत करें। एक जो चैट बॉक्स में दिव्या जी ने एक अनुरोध किया है, तो मैं समझ रहा हूँ कि मुझे अगर समय होगा तो, अगर प्रवीण जी इजाजत देंगे तो आप कर लीजिए। दो कविताएं मैं सुनाना चाहूंगा। और मजेदार बात यह है कि दोनों ही बच्चों पर हैं। तो जो इन्होंने कहा, यद्यपि मैं अपने आप को बाल साहित्यकार तो नहीं मानता, लेकिन हाँ, बच्चों पर मैंने कविताएं लिखी हैं, वो मेरे परिवेश का एक अंग है उस रूप में। और मुझे पता है कि स्कूल में पहला दिन कविता आज से 20-30 साल पहले जब मैंने कहीं सुनाई थी तो प्रवीण जी को बहुत पसंद आई थी, और जब प्रवीण जी जब भी मिलते हैं तो इस कविता का उल्लेख जरूर करते हैं। तो मैं ये कविता सुना रहा हूँ। कविता का शीर्षक है में पहला दिन। उसने दादी दादा के चरण स्पर्श किए, वो बाहर आ गया। वो उड़ रहा था। पापा मेरा बैग सुंदर है ना? हाँ। दीदी से भी सुंदर? हाँ। पापा स्कूल में क्या करते हैं? मुझे ध्यान में आया कि हो सकता है यह मेरे लिए मध्यम वर्गीय जिंदगी का एक और दिन हो, परंतु उसके लिए आज इतिहास रचा जा रहा है। स्कूल में पढ़ाते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं? का से कबूतर। कबूतर तो हमारी छत पर भी होते हैं ना, मैं उनको उड़ाता हूँ। और वो कल्पना में कबूतर उड़ाने लगा। चलते चलते अब परेशान हो गया वो। ये कौन सा रास्ता है? ये कौन सा रास्ता है जो ना पार्क की ओर जाता है ना बाजार की ओर, कोई तीसरा ही। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। पापा आप स्कूल में मेरे साथ रहोगे ना? नहीं, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। पापा स्कूल में कौन होगा? बेटा स्कूल में मैडम होगी जो तुम्हें माँ से ज्यादा प्यार करेगी। कोई भी औरत माँ से ज्यादा प्यार नहीं कर सकती है, इस उम्र में ही जानता था वो। माता पिता के बिना रहना पड़ेगा उसे, इस कल्पना ने ही उसके मन में सिहरन जगा दी। नहीं, मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, उसने घोषणा की। टॉफी, चॉकलेट, प्यार, मनुहार, वो टस से मस नहीं हुआ। दौड़ता हुआ मुझसे चिपट गया। मैं जानता था अभी उसे कई दुर्गम रास्ते पार करने हैं। मैं जानता था अभी उसे कई दुर्गम रास्ते पार करने हैं, कई बीहड़ों में राह बनानी है, जाना है कई क्षितिजों के पार, खोलने हैं कितने ही चक्रव्यूहों के द्वार, जाना है दूर कहीं दूर जहां है इंद्रधनुषों का संसार। मैंने एक पल उसे गौर से देखा और बाहों में भरकर छोड़ दिया, और फिर निर्लिप्तता के साथ पड़ा, तमसो मां ज्योतिर्गमय अस्तो मां सत्य। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आज का ये कार्यक्रम की हमारी उपलब्धि जो मैं मान सकता हूँ कि आज साहित्य परिषद के इस पटल पर मैं एक जो दिव्या जी ने कविता कही आप प्लीज वो पढ़ना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद, आप इतना समय दे रहे हैं। नहीं कोई आप मैंने सोचा मतलब ये चलिए आप स्वागत है, हार्दिक स्वागत। ये कविता इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप ये समझिए कि इस कविता को, ये ब्रिटेन में बहुत लोकप्रिय कविता थी, और वो भारत में जो मजदूरों की स्थिति है, बाल मजदूरों की खास तौर से, और मैंने ऐसी स्थितियां देखी है कि सैकड़ों लोग रो रहे हैं ये कविता सुनकर। तो ये कविता ब्रिटेन के विशेष तौर से लोगों की स्मृति में है। मैं ये कविता सुनाता हूँ। ये भारत का वो भविष्य है जिसकी तुम बातें करते हो। ये भारत का वो भविष्य है जिसकी तुम बातें करते हो, जिसके दम पर चांद सितारे लाने का तुम दम भरते हो। ये भारत का वो भविष्य है जिसकी तुम बातें करते हो, जिसके दम पर चांद सितारे लाने का तुम दम भरते हो। सड़कों पर बच्चे दिखाई देते हैं, हम कहते हैं हमारा भविष्य सुनहरा है, लेकिन बच्चे कैसे दिखाई देते हैं?
कि काला पीला नीला पीला यह तो नहीं सुनहरा है, काला पीला नीला पीला यह तो नहीं सुनहरा है, इसकी तो एक एक सांस पर मजबूरी का पहरा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। काला पीला नीला पीला ये तो नहीं सुनहरा है, इसकी तो एक एक सांस पर मजबूरी का पहरा है। मैं इसको दुस्वप्न कहूंगा, तुम कहते हो कल की आशा। मैं इसको दुस्वप्न कहूंगा, तुम कहते हो कल की आशा। कटे पंख से नई सदी में उड़ने का उद्यम करते हो। ये भारत का वो भविष्य है जिसकी तुम बातें करते हो, जिसके दम पर चांद सितारे लाने का तुम दम भरते हो। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बच्चे, जब छोटे छोटे बच्चे शहरों में आते हैं तो क्या होता है उनके साथ? एक प्लेट टूट जाने पर भूखे रखा लात लगाई। एक प्लेट टूट जाने पर भूखे रखा लात लगाई। आपके गांव से चिट्ठी आई, रोया बहुत याद माँ आई। वापस मुझे बुला लो अम्मा, दाल भात अब ना मांगूंगा। वापस मुझे बुला लो अम्मा, दाल भात अब ना मांगूंगा। नन्हा सा अपराध मेरा था, इतनी बड़ी सजा देते हो। बहुत अच्छी, मेरा था, इतनी बड़ी सजा देते हो। ये भारत का वो भविष्य है जिसकी तुम बातें करते हो, जिसके दम पर चांद सितारे लाने का तुम दम भरते हो। ये जो जूते गांठ रहा है इसको माँ चंदा कहती थी। ये जो जूते गांठ रहा है इसको माँ चंदा कहती थी। चौराहे पर भीख मांगता माँ की आंखों का तारा, चौराहे पर भीख मांगता माँ की आंखों का तारा था। भारत माँ के चांद सितारे रेत धूल में पड़े हैं सारे। भारत माँ के चांद सितारे रेत धूल में पड़े हैं सारे। मुझको लगता गहन लगा है, तुम पूर्णमासी कहते हो। मुझको लगता गहन लगा है, तुम पूर्णमासी कहते हो। ये भारत का वो भविष्य है जिसकी तुम बातें करते हो, जिसके दम पर चांद सितारे लाने का तुम दम भरते हो। ढोते भीख मांगते कूड़ा बीनते हैं ये दर धसा पेट और नम आंखें हैं, रूखे सूखे अस्थि पंजर। इस भारत के लिए भगत सिंह ने हंसकर फंदा चूमा था। इस भारत के लिए भगत सिंह ने हंसकर फंदा चूमा था। उसके आदर्शों की बातें करते नहीं कभी थकते हो। ये भारत का वो भविष्य है जिसकी तुम बातें करते हो, जिसके दम पर चांद सितारे लाने का तुम दम भरते हो। और अंतिम पैरा है, गुड्डे गुड़िया खेल खिलौने परी किताबें सफल सलोने। गुड्डे गुड़िया खेल खिलौने परी किताबें सपन सलोने। क्या ऐसी भी एक दुनिया है? पूछ रहा वह बोझा ढोता। क्या एक दुनिया है? पूछ रहा वह बोझा ढोता। इस जीवन में मुझको भी क्या उस दुनिया की झलक मिलेगी? इस जीवन में मुझको भी क्या उस दुनिया की झलक मिलेगी? मेरा भारत मेरा जीवन नरक बनाकर सपनों का इंडिया रचते हो। ये भारत का वो भविष्य है जिसकी तुम बातें करते हो, जिसके दम पर चांद सितारे लाने का तुम दम भरते हो। बहुत बहुत आभार इतना समय देने, अमूल्य समय देने का अनिल जी। और अब मैं सुनीता बुग्गा जी को आमंत्रित करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज का ये कार्यक्रम अतुलनीय हो चुका है। और किसी साधु के साथ जब एक सत्संग किया जाए, ये सही मायने में एक साधु के, हिंदू साधु के साथ सत्संग किया हुआ प्रतीत होता है। और मैं सुनीता बुग्गा जी से निवेदन करता हूँ। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा प्रवीण जी की साहित्य परिषद, ऐसा नहीं है कि साहित्य परिषद के मंच पर मैं आया हूँ। साहित्य परिषद तो मेरी संस्था है, हमारी संस्था है, मैं उसका सदस्य हूँ। और साहित्य परिषद को जब भी जिस तरह से सहयोग की या हमसे कोई भी अपेक्षा हो, व्यक्तिगत या संस्थान की तरफ से हम सदा सहयोग। बहुत 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 आपका हार्दिक आभार। आपने इस प्रकार से हमें संस्था को आशीर्वाद देने वाली बात कही, साथ देने वाली बात कही। मैं सुनीता बुग्गा जी से निवेदन करता हूँ कि वह अनिल जोशी जी के साथ साथ अमरावती जी का, विकास जी का, नरेश साडले जी का, जया वर्मा जी जुड़े और इतने जो विदेशों से लोग जुड़े, प्रवासी साहित्यकार, आप सभी, उन सभी का, साधना टीवी का, क्योंकि ये कार्यक्रम साधना टीवी पर रविवार को 6 बजे प्रसारित होगा और साथ ही साथ साधना गोल्ड पे रिपीट होगा 8 बजे। तो सभी का ये सूचना सभी के लिए है। तो धन्यवाद ज्ञापन। सभी को नमस्ते, शुभकामनाएं। आज तो आपने साधु शब्द का प्रयोग किया अनिल जी के लिए,
परंतु मैं तो कहूंगी वो ऋषि हैं आज के युग के, जिन्होंने इतना ज्ञान अपना इकट्ठा किया और आज उसको बांटा। वास्तव में ऋषि की परिभाषा यही है। उनको बहुत बहुत साधुवाद है। मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद एवं युवा आया गुजरात की तरफ से जो सर्जक के साथ संवाद जो आज उन्होंने आयोजन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और पहले तो मेरी बहन प्रोफेसर, हमारी प्रांत की जो मंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छा विवरण दिया, बहुत डिटेल्स में, बहुत विवरण जो काफी अच्छा बताया इनके विषय में, अनिल जी के विषय में, और उन्होंने उनके संस्मरण भी बताए। और उसके बाद प्रवीण जी ने तो बहुत साधुवाद है जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया, और अनिल जी ने अपने वक्तव्य में बहुत अच्छी बातें बताई और बहुत ही ज्ञानवर्धन हुआ। विशेष करके जैसे कि आप प्रवीण जी ने बताया अमी चंद जी के विषय में, आर्य समाज कैसे वहां पर हिंदी भाषा का प्रचार किया, और सबसे पहले उन्होंने अपना जो काव्य संग्रह था वो मोर्चे पर था, और 80 के दशक में युवा आंदोलन हिंदी भाषा के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, और हिंदी कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी भाषा में उन्होंने बहुत से जिनके शब्द हमने शब्दकोश में सुने भी नहीं थे, और उनको माँ के पेट में ही हमने सीखा होता है। और उन्होंने गजल की लाइन भी सुनाई, ये होठ तो अपने हैं पर जुबान किसकी है, किसकी जुबान है। हिंदी भाषा के लिए एक भी प्रतिशत किसी का विचार नहीं हो रहा कि हिंदी भाषा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और आने वाली पीढ़ी जो है वो भारत के बच्चों में हिंदी का विकास कैसे हो, और आने वाले समय में भारत के बच्चों को हिंदी से कैसे जोड़ा जाए। इसके लिए उन्होंने बताया कि किस प्रकार प्रतियोगिताओं के द्वारा उन्होंने इसको जोड़ने में बहुत प्रयत्न किया है। और ब्रिटेन की सबसे सक्रिय संस्था है जहां पर फिजी में हमारे पूर्वज गए, और वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा टीम वर्क किया और रामायण मंडली बनाई, और सामाजिक और शैक्षणिक संस्था के रूप में वहां पर काम किया, और रामायण को ही आधार बनाकर कार्य किया। 2000 उन्होंने लगभग 2000 रामायण मंडलियां हर सप्ताह पर मिलती थी वहां पर। और आर्य समाज की ओर से प्रारंभिक कार्य जो था वो अमी चंद की पोथी द्वारा हुआ, जो एक संगठन का नाम था जहां से कि हिंदी का आरंभ हुआ। और 2016 में रामायण सम्मेलन हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि अरुण गोविल जी को बुलाया गया और किस प्रकार से जो भीड़ थी वो उमड़ के आई और अपना उन्होंने श्रद्धा भाव दिखाया। के बाद अनिल जी ने बहुत सुंदर अपने वक्तव्य में आगे बढ़ते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक हिंदी के लिए उन्होंने वहां से उसको ग्रांट दिलवाई। और 2015 में विश्व हिंदी सम्मेलन, जो कि सबसे बड़ा प्रतिनिधि मंडल था फिजी में, उसका आयोजन किया गया। और फिजी में 2021 में भी विश्व हिंदी सम्मेलन होने का आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें कि गिरमिटिया देशों में केवल फिजी में ही जो है हिंदी भाषा जो है वो बहुत ही शक्तिशाली रूप है उसका वहां पर। और शांति दूत का उन्होंने प्रकाशित किया, और आज की पीढ़ी में हिंदी रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, ये बहुत एक गंभीर प्रश्न है जिस पर उन्होंने प्रकाश डाला। और यही बताया कि ऐसा लगता है कि यदि ये कहा जाए कि गर्भावस्था में ही इंग्लिश सिखाई जाएगी तो वो पुस्तकें जो है वो अधिक बिक जाएंगी। तो ऐसा ना हो कि हमारी हिंदी भाषा जो है वो एक बोली बनकर रह जाए और वो लुप्त हो जाए। उनके बहुत ही सुंदर विचार थे, और हिंदी भाषा के मोर्चे पर अब हमें सजग होना है। उनके बहुत अच्छे विचारों के लिए उनको साधुवाद है। और वैश्विक स्तर पर उन्होंने जो नया पद उनको उपाध्यक्ष का मिला है, उसमें उन्होंने संकल्प किया है कि वो वैश्विक स्तर पर हर प्रकार से हिंदी के बढ़ाने में, हिंदी को अग्रसर करने में कार्य करेंगे। और वैश्विक हिंदी के प्रचारक में उन्होंने अक्षरम पत्रिका का भी उल्लेख किया है, और अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का भी उल्लेख किया। हिंदी की स्थिति को भारत में कैसे ठीक करना है
और विदेशों में इसकी मान्यता को कैसे बढ़ाना है। मैं भी विदेशों में जाती रहती हूँ और हिंदी की स्थिति मैं भी देखती हूँ। और लॉकडाउन के समय में उन्होंने आगे अपने वक्तव्य में बताया कि लॉकडाउन के समय में किस प्रकार से वैश्विक हिंदी परिवार एक वर्चुअल संस्था का उन्होंने स्थापना की। और 1900 इस प्रकार से ये तो बहुत इनका कहने में गागर में सागर भरा उन्होंने अपने विचारों को दिया है। और 1918 में गांधी जी को उन्होंने अध्यक्ष बनाया और आगरा में कॉलेज शुरू किया और केंद्रीय हिंदी संस्थान की बहुत ही सक्रिय भूमिका रही है। और आप जो हैं बाल साहित्य के, मैं अब वक्तव्य अपना शॉर्ट करती हूँ, बाल साहित्य के वो विशेष हैं। उन्होंने अपने बेटे का स्कूल का पहला दिन वाली कविता को सुनाया और भाषा आंदोलन से जुड़े रहने के लिए उन्होंने बहुत सारी भावी योजनाएं बताई हैं। इसके लिए मैं सभी प्रवीण आर्य जी को, नीलम राठी जी को, विकास भानुशाली जी, मोनिका शर्मा, भरत सिंह ठाकुर, इनको विशेष धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। आयोजकों और संयोजकों को और दर्शकों को भी जिन्होंने इसको ध्यान से सुना और मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने की गरिमा प्रदान की। जया वर्मा जी, वीरेश जी, नरेश शांडिल्य जी और भी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार जुड़े हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पाई हूँ, उनको बहुत बहुत साधुवाद है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और भविष्य में ऐसे ही कार्यक्रम होते रहेंगे और हम नई नई बातें सुनते समझते रहेंगे और जुड़े रहेंगे। सभी को नमस्कार।